सुबह PC21, रात को 16। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं PC16 और 21 दोनों में ही बराबर काम आने वाला CPWA कोड। और इसमें अभी हम लोग देख रहे थे चैप्टर 6, ये इसका दूसरा वीडियो है, इसलिए इसका नाम है 6.2 वीडियो। ठीक है, ये जो है वो कैश है, और कैश इसलिए इम्पोर्टेंट है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन माने पैसे का लेन देन, और इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, तो कहाँ पे ट्रांजैक्शन होता है? PW डिविजन में, पब्लिक वर्क्स डिवीजन में। उसमें उसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कैश और दूसरा होता है स्टॉक। एक तीसरा तरह का भी ट्रांजैक्शन होता है जिसको कि BT बोलते हैं, बुक ट्रांसफर, जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन उसको भी हम लोग कैश अकाउंट में ले लेते हैं एडजस्ट करने के बाद। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं TE। तो ये जो कैश अकाउंट है और स्टॉक अकाउंट है, ये फंडामेंटल है मंथली अकाउंट का, मंथली अकाउंट ऑफ डिवीजन। इसी वजह से हम लोगों को कैश पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कैश अकाउंट बनता है इट इज बेस्ड ऑन कैश बुक। तो हम लोग कैश बुक में कौन सी एंट्री लेते हैं, कौन सी नहीं लेते हैं, रिसीट में कौन सी लेते हैं, पेमेंट में कौन सी लेते हैं, और इसके आधार पे हम लोगों को कैश चैप्टर पढ़ना था। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने ये जाना है कि 6.2.10 यानी कि चेक की वैलिडिटी कब तक होती है। इसके बाद जो अभी हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो रिसीट और मनी और पेमेंट ऑफ मनी है। तो हम लोग को रिसीट में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और पेमेंट में कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, आज का हमारा चैप्टर इसी पर फोकस रहने वाला है। ठीक है, आज हम लोग शुरू करेंगे 6.2.11। एम आई राइट, और कुछ और है पोर्शन जहां से हम लोग को शुरू करना है? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है ना। तो चलिए कोई 6.2.11 पढ़िए ताकि थोड़ी सी बैटरी चार्ज हो जाए। If a currency of a check should expire owing to its not being presented at the bank within the period specified above, it may be received back by the division officer and cancelled under his signature. The cancelled check should not be destroyed but be treated as voucher or sub-voucher for issuing a fresh check in lieu thereof, and the fact for issuing fresh check should be mentioned on the voucher, that is the cancelled check. Entries regarding cancellation. हाँ सर, बस छोड़ दिए। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा था, दो तीन चीजें देखी थी, और इसमें हर जगह पे आपको रिसीट एंड पेमेंट के रूल का रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, हम लोग उसको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। एक जगह पे कैन का रेफरेंस दिया हुआ है, हम लोग चाहेंगे तो उसको भी देख लेंगे। तो जिनके पास में रिसीट एंड पेमेंट रूल है PDF में, वो लोग अपना ओपन करके रखिए, सो दैट प्रॉम्प्ट एक्शन में बी टेकन व्हाइल माय कॉल, राइट। तो हम लोगों ने देखा पहला 6.2.10 के हिसाब से कि चेक जो रहेगा वो 3 महीने वैलिड रहेगा, 3 महीने, है ना। 3 महीने वैलिड करने के बाद में, हाँ, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इसका मतलब है ये आपके रिसीट एंड पेमेंट रूल 45 में लिखा हुआ था कि अगर कोई 20 मार्च को किया गया है, चेक लिखा गया है, तो वो मार्च, अप्रैल, मई, 19 जून तक वैलिड रहेगा। यही एग्जांपल उसमें भी दिया हुआ था, रिसीट एंड पेमेंट रूल 45। ठीक है, और इसके बाद में उसी में जो इस चैप्टर में 6.2.11 में जो भी लिखा हुआ है वो सब रिसीट एंड पेमेंट रूल के रूल नंबर 46-47 में लिखा हुआ है हूबहू। इसीलिए कोई भी मतलब सोचने की बात नहीं है। देखिए आपका जो भी सिलेबस है सब इंटरलिंक्ड है, और आपका लग रहा है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में बड़ा नहीं है। सारे की सारी चीजें एक पारा से दूसरे पारा में उठा करके ली गई हैं हूबहू। ठीक है, हम लोग रिसीट एंड पेमेंट रूल को एक बार 45 देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, खाली लैंग्वेज मिलाएंगे। ठीक है ना,
और उसी से आप समझ जाएंगे कि देखिए कितना रिलेटेड है। 45 पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ चेक, और उसी हिसाब से 20 जनवरी 19 अप्रैल है, चलिए हमने मार्च जून लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। 46 डिलीट कर दिया गया है, इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं रिसीविंग पेमेंट रूल में। उसके बाद में रिवैलिडेशन, पॉइंट नंबर 1, रिवैलिडेशन ऑफ टाइम बार्ड चेक बाय पाओ और चेक ड्रॉइंग डीडीओ इज नो लॉन्गर परमिसिबल रिस्पेक्टिंग ऑफ द डेट ऑफ विथड्रॉल। इसका क्या मतलब मैं आपको बताता हूं, सुनिएगा। रिसीविंग पेमेंट रूल आरएनपी रूल 45 का ए माने 1 क्या कहता है, और इसी में भी आपका सीपीडब्ल्यूए में भी यही बात कहा गया है। कहा यह गया है कि जैसे पहले अगर कोई चेक आपने 20 मार्च को लिखा, वो 19 जून तक वैलिड था, 19 जून से पहले 2 दिन पहले वो चला आया, एक दिन पहले वो आपके पास में आ गया कि सर देखिए ना, तो ये तो अब हम लगाएंगे तो इनकैश होगा नहीं, ये तो बाउंस कर जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेटर क्या है कि आप इसको रिवैलिडेट कर दीजिए। तो रिवैलिडेट करने के बाद में वहां पर एक और सिग्नेचर होता था, और सिग्नेचर के बाद नया डेट लिखा जाता था, लिख करके रिवैलिडेटेड, और अब सिग्नेचर कर दिया कब, 18 जून। मतलब कि वही जो चेक है अब फिर अगले 3 महीने के लिए रिवैलिडेट हो गया, सेम चेक। मान लीजिए कि चेक का नंबर है 04567, यही वाला चेक जो है अगले 3 महीने के लिए रिवैलिडेट हो गया, ये वाला पोर्शन था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन रिवैलिडेशन को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब क्या होता है भाई, इस चेक को कैंसिल कर लिया जाता है, और इसकी जगह पे इन लिeu ऑफ ओल्ड चेक, टर्म ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ क्या है, इन लिeu ऑफ ओल्ड चेक, ठीक है। ओल्ड चेक इशू न्यू, नया इशू किया जाता है, समझे। लेकिन शर्त क्या है, पुराना फोलियो आपको लेना पड़ेगा और ओरिजिनल लेना पड़ेगा। पुराना चेक आप लेंगे उसको फाड़ के फेंकेंगे नहीं, उसको एज अ वाउचर ट्रीट करेंगे। देखिए आपको पेमेंट का पहला शर्त क्या है, कोई भी बिल जब आपको प्रेजेंट किया जाता है तभी आप उसके अगेंस्ट में चेक साइन करते हैं, व्हेन दैट बिल इज पास्ड एंड अप्रूव्ड, checked and passed, sorry C and P लिखा जाता है, when that bill is checked and passed by the competent authority, only in that case against bill you sign a check, and again you are signing a new check, तो फिर बिल कहाँ है, बिल इज द ओल्ड चेक, ओल्ड चेक को आप बिल की तरह ट्रीट करेंगे, और फिर उसी के पीछे में आप बैक साइड में जो भी उसका हेड है, जो भी आपको लिखना है, एंट्री करनी है, वो एंट्री करके, और फिर वो ओरिजिनल जो चेक पुराना वाला था उसको एजी के पास भेजेंगे। इन लिeu ऑफ न्यू चेक आपने पेमेंट कर दिया, अब उस महीने में पेमेंट आपको दिखाना है, तो आप क्या करेंगे कि पुराना चेक जो है आप एजी के पास भेजेंगे, तो दैट एजी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये पुराना वाला चेक आ गया है। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास में पुराना चेक आया ही नहीं, तो अब आपके पास में क्या उपाय है, यही पर यहाँ 2 केस लिखा गया है। केस नंबर 1 कि वो 3 महीने करेंसी ऑफ चेक एक्सपायर, एफेक्ट टर्म यूज किया गया है, करेंसी ऑफ चेक, ठीक है, एक्सपायर, यू है ये एक्सपायर, ठीक है ना। तो करेंसी ऑफ चेक एक्सपायर का मतलब क्या है, केस है कि 3 महीने के अंदर या तो प्रोड्यूस कर दे या तो 3 महीने के बाहर, चेक आपको नहीं मिला है, इफ चेक नॉट फाउंड, इफ चेक लॉस्ट। पहला तो केस था कि चेक फाउंड, मिला है आपको, मिला है तब तो आपने चेक को पुराने वाले को वाउचर बना लिया, अब चेक मिला ही नहीं, अब क्या करेंगे, समझे। तो उसका 2 केस बनता है। केस नंबर 1 3 महीने के अंदर, तो 3 महीने के अंदर जो होगा वो करेंसी ऑफ चेक नॉट एक्सपायर्ड होगा, नॉट एक्सपायर्ड, समझे। 3 महीने के अंदर अगर नॉट एक्सपायर्ड है तब क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्या होगा। आप बैंक से मांगेंगे नो ड्यू सर्टिफिकेट, नहीं एनपीसी, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, और बैंक जो आपको एनपीसी देगा उसके साथ में वो अपना सर्टिफिकेट देगा कि मैंने अभी तक इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया है, समझे। कब, जब 3 महीने के अंदर, जब करेंसी ऑफ चेक इज नॉट एक्सपायर्ड, और जब करेंसी चेक एक्नॉलेज देता है, क्या करता है, बैंक देता है एक्नॉलेज, ACKNOW, समझे। और एक्नॉलेज का फॉर्मेट भी दिया हुआ है इसमें, इस वाले बुक में, कि बैंक एक्नॉलेज क्या करता है, इतना सर्टिफाइड दैट चेक नंबर इतना, डेटेड इतना, कहाँ लिखा हुआ है, 6.2.12 में लिखा हुआ है, 6.2.12 में आप देखिए ठीक बीचे बीच लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक्नॉलेजमेंट देता है बैंक, कब, जब करेंसी ऑफ चेक नॉट एक्सपायर्ड, कब नहीं एक्सपायर्ड, 3 महीने के अंदर, ठीक है। और जब एक्सपायर कर दिया है मतलब 3 महीने के बाद, समझे कि नहीं, और चेक आपको मिला नहीं है, दोनों ही केस में कुछ चेक नहीं मिला है, तो जब आप 3 महीने के अंदर आपको ये चेक मिल जाता है, सॉरी चेक नहीं मिला है
लेकिन अब आपको पेमेंट करना है, तो किस आधार पर पेमेंट करेंगे? पिछले वाले में आपको चेक मिला था तो आपने चेक को बिल बना लिया था और बिल के अगेंस्ट में पेमेंट किया, मतलब चेक के अगेंस्ट में। यहाँ पर ये बैंक का एक्नॉलेजमेंट आता है ना, उसके अगेंस्ट में आपको दोबारा नया चेक लिखना होता है, समझे? और इस केस में जब 3 महीने के बाद एक्सपायर कर गया हो, समझे, तो उससे एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेंगे, पर ऐसा कोई एक्नॉलेजमेंट वो देगा नहीं। तो पोस्टल एक्नॉलेजमेंट का जो वर्ड यूज किया गया है 6.2.12 में, इसका मतलब ये कि चेक वहां, सॉरी, आपका जो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट आपने जो डिमांड किया था वो वहां पहुंच गया है, समझे कि नहीं? उतना ही काफी है, आप उसके आधार पे पेमेंट कर सकते हैं, समझे? बाद में वो आपको सर्टिफिकेट देगा, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन आपको उसके लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो पहला है वो है एनपीसी, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, समझे, और दूसरा है स्टॉक पेमेंट सर्टिफिकेट, स्टॉक पेमेंट ऑर्डर, समझे कि नहीं? स्टॉक पेमेंट ऑर्डर का मतलब क्या है? स्टॉक पेमेंट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपके पास में चेक आता है तो भाई इसको पेमेंट मत कीजिएगा, समझे, क्योंकि उसमें डेट वेट कुछ भी सुधार करके फर्जीवाड़ा कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर। तो बस आप चुपचाप इसको स्टॉप कर दीजिएगा, पुराना चेक नंबर दे दिया गया है उसको स्टॉप कर दीजिए। आपको बैंक एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं है, केवल पोस्टल एक्नॉलेजमेंट से आपका काम चल जाएगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए। एक इसमें वर्ड यूज किया गया है, उस वर्ड के बारे में हम आपको जरूर बता देना चाहेंगे। वो वर्ड है 6.2.12 का पहला पारा, उसको जरा पढ़िए। तो 6.2.12 का पहला पारा, If a request is received by the check drawing divisional officer for issue of a fresh check in view of check which is alleged to have been lost within a period of 1 year from the date of issue of original check, he should send an intimation by registered post acknowledgement due to the bank or drawn upon regarding the alleged loss of check and advise it to stop payment if the check is presented for payment thereafter. बस रुक If जाइए, the बस दे दीजिए। कह रहा है क्या, इफ रिक्वेस्ट इज इश्यूड बाय सीडीडीओ, चेक ड्राइंग ऑफिसर, ठीक है, फॉर इश्यू ऑफ अ फ्रेश चेक, ठीक है। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 48 लिखता है ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रूल, जरा कोई पढ़िए तो रूल नंबर 48 रिसीट एंड पेमेंट रूल। बुक नहीं है सर मेरे पास, क्या बोले? और बुक हाँ नहीं है पढ़िए, सर। लॉस लॉस चेक है ना सर? हाँ भैया पढ़िए, वही पढ़िए। हाँ, ए रिक्वेस्ट फॉर द इशू ऑफ अ चेक इन लिeu ऑफ अ चेक alleged to be lost may be entertained if the request is received by the pay and accounts officer or check drawing DDO who had issued the original check within a period of 1 year from the date of issue of the original check, irrespective of the date on which the relevant claim had accrued. However, the concerned principal account officer may nevertheless order entertainment of such a request received by pay and account officer or accounts officer of check drawing DDO within a period of 3 full 1/2 years from the date of थ्री एंड हाफ ईयर। 3.5 years from the date on which the relevant claim had become due, wherever this is beneficial. बस हो गया, समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल तक चेक अगर गुम हो जाए और डीडीओ का रिक्वेस्ट करे, समझे कि नहीं? अगर कौन रिक्वेस्ट करे? डीडीओ। इफ द रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड बाय द सीडीडीओ, चेक ड्राइंग ऑफिसर, फॉर इश्यू ऑफ फ्रेश चेक इन लिeu of a check which is alleged to have been lost, समझे कि नहीं? विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ ओरिजिनल चेक। यहाँ पे जो चेक इशू करने की बात हो रही है, समझे कि नहीं, ये कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं कर रहा है, समझे कि नहीं? इफ अ रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड, अच्छा नहीं नहीं, हाँ कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहा है, समझे कि नहीं? पर सीडीडीओ को ऐसा कोई चेक इशू करने का रिसीव मिला है, चेक इशू करने के लिए ऐसा कोई रिक्वेस्ट मिला है, मेरे मुंह से गलत प्रोनाउंस हो गया, ठीक है, 1 साल के अंदर में from the date of issue of the original check, he should send an intimation by registered post to the bank drawn upon regarding the alleged loss of check and advise to stop payment। इसका मतलब ये 1 साल तक स्टॉप पेमेंट का खेला चलता है, 3 महीना तक बैंक एक्नॉलेजमेंट का खेला चलता है, समझे? और ये जो स्टॉप पेमेंट का जो खेला चलता है वो 1 साल तक चलता है। अब फर्क समझ में आया आप लोगों को? सर बोलिए मैडम। आपने हमको पहले बताया था तभी विद इन
पीरियड ऑफ 1 ईयर आपने बोला कि ये अभी नहीं लेते हैं आपने। तो वो मुझे हाँ वो मुझे कैम में मिला था, राइट, बिल्कुल सही मैडम, वो मुझे कैम में मिला। इसी कैम का चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा जाए, सेम चीज, इसी कैम को चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा जाए मैडम। हाँ, मगर यही पढ़ाते हुए आपने बताया था कि अभी वो विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर हम लोग मतलब बंदी किया है। एक बार चैप्टर नंबर 2 निकालिए ना। मिल नहीं रहा चैप्टर नंबर 2.1 है ना, कौन सा वाला पारा है? 2.4.1 दिया है इधर। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। इसी का पॉइंट 1 पढ़िए, द पाओ शुड सेंड एन इंटीमेशन रिगार्डिंग द रिपोर्टेड लॉस ऑफ चेक, यही वाला है, ठीक है ना। To the bank branch on which the check was drawn by registered post, acknowledgement due, and advised to stop payment if it is present thereafter. If the currency of such a check has not expired in term of Rule 45, at the time of sending an intimation, the bank shall acknowledge in writing that it has kept a note of the stop payment order in following form. ठीक है, उसी के बाद नीचे लिखा हुआ है, in case the currency of the check reported to have been lost has expired at the time of intimation to the bank, the acknowledgement of the stop payment order from the bank may not be insisted. The postal acknowledgement in such case may be treated as sufficient. इसी तरीके से इसमें आगे और लिखा हुआ है, लेकिन वहां पे यहाँ जो लिखा हुआ है उसमें 1 साल का जिक्र नहीं, समझे। तो आप देख सकते हैं कि कैम का चैप्टर 2.4.1 और एक हला नहीं, और आपका यहाँ पे रूल नंबर 48 ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रूल, और आपका 6.2.12 सबका लैंग्वेज मोटा मोटी अलग अलग है, लेकिन बात सब एक ही कहना चाह रहे हैं। तो अभी आप लोग को मामला समझ में आया? हेलो, यस सर। चलिए अब हम लोग देखेंगे 6.2.13, when it is necessary to cancel a check before its issue। ऐसा भी होता है, समझे, कि हमने चेक लिख दिया और लिखने के बाद में हमें लगा कि कुछ गलती लिख दिया है। मान लीजिए कि चेक में अमाउंट ज्यादा लिख दिया, कॉन्ट्रैक्टर का नाम गलत लिख दिया, किसी भी तरीके से कुछ भी गलती कर दी, तो हमें चेक को कैंसिल करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, करेक्शन अलाउड था, अब करेक्शन अलाउड नहीं है, 6.2.13, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब हमने कॉन्ट्रैक्टर को चेक दिया ही नहीं है और हमें वो कैंसिल करना पड़ जाए, इस कैंसिलेशन मस्ट बी रिकॉर्डेड विद डेट, डेटेड सिग्नेचर ऑन द काउंटर फॉइल, रिकॉर्ड स्लिप ऑफ द चेक मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, और उस समय में चेक को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, एजी वेजी को नहीं दे देना चाहिए। इन केसेस वेयर इट इज इश्यूड एंड विथड्रॉन, अ फ्रेश चेक इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड, द चेक शुड बी डिफेक्टेड एंड फॉरवर्डेड टू द पाओ, simultaneously the entries in the account should be tably reversed. In case where it is issued and withdrawn, समझे कि नहीं, इशू कर दिया गया है और विथड्रॉ भी कर लिया गया है, मतलब कि इशू किया गया चेक और विथड्रॉ किया गया चेक, पैसा नहीं, रुपया नहीं, समझे, मतलब किसी को दे दिया गया और उनसे वापस लिया गया, समझ रहे हैं। That is, a fresh check is not required to be issued. The check should be defected and forwarded to the pay and accounts office simultaneously. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपको चेक किसी को इशू करने से पहले, अगर आपके चेक को कैंसिल करते हैं उसकी प्रोसीजर को बताता है। अब जो हमारा मेन कोर्स है आज की वीडियो का, वो है रिसीट एंड मनी एंड पेमेंट। तो रिसीट एंड मनी और पेमेंट जो है 6.3.1 से चालू होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम कैशबुक लिखते हैं तो कैशबुक में हम उसको रिसीट लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेमेंट लिखते हैं। रिसीट एंड पेमेंट के मामले में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, यही आपका 6.3 में बताता है। अलग रिसीट बताएगा और 6.4 बताएगा पेमेंट के बारे में। 6.4 है पेमेंट के बारे में, तो 6.3 यहाँ लिख देते हैं और 6.4 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं रिसीट से। इससे पहले कि आप लोग चैप्टर में घुसे, मैं कुछ सावधानियां आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। पेमेंट के बारे में आप लोगों ने पहले ही चैप्टर 3 में देख लिया है कि जैसे ही रिसीट और पेमेंट दोनों के बारे में कह रहा हूँ, जैसे ही कोई रिसीट फॉल होता है ड्यू, मतलब कि जैसे ही आपको वो रिसीट पाना हो जाता है,
आपको रिसीट कर लेना है पैसा, लेकिन पेमेंट के साथ ऐसा नहीं है। पेमेंट तब तक आप नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसके लिए प्रॉपर ग्रांट ना हो या प्रॉपर अथॉरिटी ना हो। ठीक, तो रिसीट के लिए आपको किसी का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, ले लीजिए चुपचाप, लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको ऑर्डर की जरूरत है, प्रॉपर अथॉरिटी की जरूरत है। दूसरी बात, रिसीट होता है पैसे का लेना, लेकिन जब आप उसको पावती देते हैं जिसको कि रिसीट कहते हैं, यहाँ पे रिसीट का मतलब आप पैसा ले रहे हैं, इट इज अ वर्ब, और व्हेन इट इज द नाउन, नाउन का मतलब एक कागज है जिसको रिसीट कहते हैं। वो फॉर्म 3 और CPWA 3 इन टर्म ऑफ कैश, और CPWA 3A जिसको बोलते हैं कैश मेमो ना, कैश मेमो। ये कैश मेमो कब दिया जाता है जी? 3A goods sold by the government. गुड्स सोल्ड बाय गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, इन दोनों ही केस में जब आप रिसीट देते हैं फॉर्म 3 में या 3A में, आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइन हमेशा डिविजनल ऑफिसर करता है, हमेशा डिविजनल ऑफिसर ही साइन करके देता है। पैसा पाया तो उसको कैश बुक में चढ़ाना पड़ेगा, और कैश बुक में चढ़ाना पड़ेगा तो मैंने आपको बताया है कि उसकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन से एंट्री होती है, और हर एंट्री के बाद में डिविजनल ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डेटेड इनिशियल करता है। तो ये वाला जो है आप देख सकते हैं डिविजनल ऑफिसर देता है, किसी भी हाल में किसी भी दूसरे को रिसीट, ये रिसीट है और देने के लिए अथोराइज नहीं किया जा सकता है, ये कैश नहीं, रिसीट है ये। ठीक है, ये तो बात हो गई। दूसरा, मान लीजिए कि अगर रिसीट खो गया, जिसको आपने दिया, किसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने दिया कि हाँ हमने आपसे पैसे लिए हैं, और उसने गुम कर दिए, और वो फिर आपके पास में आ गया कि हमारा तो रिसीट गुम हो गया। इन नो सर्कमस्टांसेस द डुप्लीकेट रिसीट में बी गिवन। अगर बहुत इंसिस्ट किया गया और बहुत जरूरी है तो केवल सर्टिफिकेट दिया जा सकता है, कितने नंबर का रिसीट। अच्छा, ये जो रिसीट बुक होता है वो मशीन नंबर्ड होता है, तो जब आपने रिसीट दिया तो उसका एक कॉपी आपके पास भी है, तो रिसीट का जब एक कॉपी आपके पास में है तो आप उसी कॉपी से रिसीट बुक का जो नंबर है और रिसीट फोलियो का जो नंबर है उसको चढ़ाते हुए अमाउंट, डेट, नेम ऑफ द पर्सन चढ़ाते हुए एक सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं, लेकिन रिसीट डुप्लीकेट किसी भी हाल में नहीं जनरेट किया जा सकता है। दूसरी बात क्लियर हो गई? ठीक है। और ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो कि सेम डे में रिटर्न करना है, जैसे कि जब आप किसी को टेंडर अलॉट करते हैं उससे पहले उसको EMD जमा करना होता है, जो कि EMD एस्टिमेटेड वैल्यू का 1% होता है। मान लीजिए कि अगर आपका 1 लाख रुपया का एस्टिमेटेड वैल्यू है किसी काम का, ठीक है, तो इसका 1% 1000 रुपया उसको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्टर 1, कॉन्ट्रैक्टर 2, कॉन्ट्रैक्टर 3। अगर 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं तो 3 के तीनों को 1000 देने पड़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये क्या है? EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दरअसल एक तरह का सिक्योरिटी है कि जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं दे आर रियली सीरियस, और वो जो होता है वो होता है बैंक डिपॉजिट, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, FD की तरह से होता है। ठीक है, DD की तरह से नहीं होता, लेकिन DD भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं वो डिमांड ड्राफ्ट की तरह एक्सेप्टेबल नहीं होता है। EMD के लिए चेक अलाउड नहीं है, नो चेक। कोई चेक देगा EMD नहीं, आप नहीं अलाउ कर सकते। तो DD, डिपॉजिट एट कॉल, ये सब अलाउ होता है EMD के लिए। तो ये जो EMD है आपका, केवल एक ही कॉन्ट्रैक्टर को आप L1 बनाएंगे। L1 का मतलब लोवेस्ट वन, यानी कि मान लीजिए अगर लाख रुपए का एस्टिमेट है तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने भरा 90,000, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने भरा 93,000 और एक कॉन्ट्रैक्टर ने भरा 89,000। ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर ने सबसे कम कीमत भरा है वो हो जाएगा L1, ये L2 और ये L3, है ना। तो जो L1 होता है उसका EMD आपको रख लेना होता है और उससे फिर SD का डिमांड करना होता है, और जो L2 और L3 है उसका 1% EMD आप सेम डे वापस कर देते हैं। तो बेसिकली मैं EMD केवल बता सकता था, लेकिन जो मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे दूसरे स्टूडेंट जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, दे डोंट नो कि EMD एक्चुअली होता क्या है। EMD अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट होता है, टेंडर भरते समय में उनसे सभी कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है। L1 को छोड़ दिया जाए तो सभी कॉन्ट्रैक्टर का उसी समय सेम डे वापस भी कर दिया जाता है। जो EMD सेम डे वापस कर दिया जाता है उसको हम लोग कैश बुक में एंट्री नहीं करते हैं,
ठीक है, और जब एंट्री हमने की नहीं तो हमने रिसीट दिया नहीं। ये समझ रहे हैं आप लोग? जब हम एंट्री करेंगे नहीं तो हमने रिसीट दिया नहीं, समझे? जिसका हमने एंट्री किया उसका हमने रिसीट दिया। यहाँ पे एक बात और कह रहे हैं कि अगर आप उसका रिसीट नहीं देते हैं, जो कि फॉर्म 3 में होता है, तो वो आपसे डिमांड कर सकता है कि आप हमको शाम को वापस कीजिएगा कि कल वापस कीजिएगा, कोई ठिकाना है? आप हमको एगो दीजिए कागज में, तो सादा कागज में रेवेन्यू स्टाम्प चिपका करके और साइन करके दिया जा सकता है। फॉर्म 3 में नहीं दिया सकता है, लेकिन इस तरीके से जो सेम डे रिटर्न होता है उसको सफेद कागज में दिया जा सकता है। फिर जब वो अपना 1% टीएमडी वापस ले जाएगा शाम को, वो जो सफेद कागज में आपने दिया था वो आपको वापस ले लीजिएगा, तो ट्रांजेक्शन ओवर हो गया। ठीक है ना? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं है? अगली बात, जब आप कोई भी पैसा रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद में आप उसको तुरंत सीपीडब्ल्यूडी के मामले में एक्रेडिटेड बैंक में जमा करते हैं और पीडब्ल्यूडी के मामले में, स्टेट पीडब्ल्यूडी के मामले में ट्रेजरी में जमा करते हैं, मतलब चालान के माध्यम से, और इसी को रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, ये कब जमा होना चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा गया है, वो है पॉइंट 6.3.5 में। तो कोई भी आदमी 6.3.5 पढ़िए। Money realized by officers of the department should be paid as soon as possible into the accredited bank for credit as miscellaneous receipt of the department. Should a divisional officer बस यहाँ ये है कि मनी रियलाइज्ड बाय ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट शुड बी पेड एज सून एज पॉसिबल इनटू द एक्रेडिटेड बैंक। ठीक है, इसका मतलब कि जो मनी आपने रिसीट किया है और आपको हाथ में मिल गया है, आप उसको तुरंत तुरंत एज सून एज पॉसिबल, ठीक है, बैंक में जमा करेंगे। तो ये आपका एमसीक्यू बनता है ना, समझे कि नहीं? एमसीक्यू में सीपीडब्ल्यूए वाला जो पेपर है उसमें आपको ये ऑप्शंस दिए रहते हैं कि नेक्स्ट डे जमा करना है, नेक्स्ट वर्किंग डे जमा करना है, एज सून एज पॉसिबल जमा करना है। तो कुछ लोग नेक्स्ट वर्किंग डे मार देते हैं, जो कि गलत है। आपको एज सून एज पॉसिबल पे टिक करना है। यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताइए। नहीं सर। हाँ, नहीं है ना? चलिए, यहाँ पे एक और मसला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपको दिखाते हैं। देखिए, जब आप पैसा लेते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे पेमेंट है, ये कैशबुक है, अक्सर हम बनाते रहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, पैसा लिया तो आपने ईएमडी का भी एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया था। मान लीजिए कि वो ईएमडी जो सेम डे रिटर्न नहीं होता है, तब आपको क्या करना है, आप रोड डिवीजन है, रोड में आपने पैसा रिसीव किया, तो पैसा आपको कौन से हेड में डालना है, तो हमको बतावेगा जी 1000 रुपए कहाँ डालेंगे हम? 1054 2016 में डालेंगे, ठीक है। 1054 हाँ ठीक है, 1054 ठीक है। रोड का पैसा हमने रिसीव किया, ठीक है ना? और रोड का पैसा रिसीव करके हम इसको अब कहाँ डालेंगे? बैंक में डालेंगे, चाहे ट्रेजरी में डालेंगे। तो उसमें कौन सा हेड होगा? 8782 चालान, ठीक है। और फिर यहाँ पे दोनों 1000 हो जाएगा, क्योंकि रिसीट और पेमेंट हमको हर आगे मिलाना है, समझिए कि नहीं? ये हेड आपको जानना बहुत जरूरी है, ये रेमिटेंस का हेड है। और यहाँ पे कैशबुक जब आप बनाते हैं, मैंने कई बार बताया है कि कैशबुक रियल अकाउंट है, तो रिसीट डेबिट होता है और यहाँ क्रेडिट होता है पेमेंट, ठीक है। इस वजह से अच्छा, चालान यहाँ है तो चेक यहाँ आएगा, आप जान लीजिएगा, ठीक है। उसी कॉन्ट्रैक्टर को आपने पेमेंट किया, कॉन्ट्रैक्टर को मान लीजिए पेमेंट किया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो 1 लाख रुपए रोड में पेमेंट कर रहे हैं 3054, ठीक है, और 1 लाख रुपया पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका चेक आप बनाते हैं कम का, मान लीजिए कि टीडीएस वगैरह कट के मान लीजिए कि अगर हो गया 7000 रुपया, आपने चेक बनाया 8782 चेक्स। अब आपने चेक कितने का बनाया? 93,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रुपया हो गया? 1,01,000, कितना हो गया?
समझे कि नहीं? अब आप देख सकते हैं कि कैशबुक में चेक वाला पोर्शन डेबिट में है और चालान वाला पोर्शन क्रेडिट में है। ये बहुत लफड़ा करता है जब आप इसका 8782 का बनाते हैं। 8782 जो फॉर्म 77 बनता है, इसमें रिवर्स होता है, ये हर जगह होता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। तो फॉर्म 77 में जो क्रेडिट होगा वो यहाँ जो डेबिट होगा वो फॉर्म 77 में क्रेडिट होगा, तो वो 8782 चेक होगा। ठीक है, और फॉर्म 77 जो डेबिट होगा वो 8782 चालान होगा। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, समझे कि नहीं? इसमें कंफ्यूजन नहीं पालने का है। कैसे नहीं पालने का है हम आपको बताते हैं। हमने बताया है कि सारा एक्सपेंसेस डेबिट होगा, यहाँ क्रेडिट है कैशबुक में, लेकिन आप जब उसका फॉर्म 64 बनाते हैं तो आप खर्चे को डेबिट में दिखाते हैं, हाँ या ना? जी सर। उसी तरीके से कैशबुक में जो एंट्री होती है उसके अपने जो रिलेवेंट फॉर्म्स होते हैं उसमें रिवर्स एंट्री होती है, समझ गए? उसी तरीके से चूंकि चालान का एंट्री यहाँ क्रेडिट में है तो आपका फॉर्म 77 इसका है ना रेमिटेंस वाला, तो इसका एंट्री यहाँ पे इसमें डेबिट में होगा, चालान का डेबिट में और चेक का क्रेडिट में, समझे? इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और आप लोग गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना? रेमिटेंस के मामले में यही मसला है। एक और पॉइंट जो 6.3.2 में लिखा हुआ है वो रिसीट के लेकर के है, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि बहुत सारा चेक है आपके पास में, बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा चेक आपको मिल गया, कॉन्ट्रैक्टर से मिल गया, इससे उससे मिल गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है, इन ऑर्डर however to leave the cash book of a large number of detailed entries in cases in which the transaction, हम पढ़ रहे 6.3.2, हम पढ़ते हैं तो आप लोग ध्यान नहीं दे पाइएगा, आप लोग खुद ही पढ़िए। कहाँ से पढ़िए हम बता दें आपको, इन ऑर्डर however remittances into bank, उसके बाद इन ऑर्डर वहां से पढ़िए, इन ऑर्डर however to relieve the cash book है ना? ठीक है, आगे In order, however, to relieve the cash book of a large number of detailed entries in cases in which the transaction of receipt of private checks are frequent and numerous, the checks must be initially entered in the register of check received and registered in form number CPW 1A, and only the daily totals of receipts and remittances entered in the cash book. This register will also facilitate the watching of the clearance of checks. यह मामला समझ में आया आप लोगों को कि अगर बहुत सारा चेक आपका रिसीव हो रहा है तो कैशबुक में वो परेशान हो जाएगा, ठीक है? तो उसको कैशबुक में बल्क एंट्री करने के बजाय आप एक फॉर्म नंबर CPWA 1A ऑपरेट करते हैं और वो है रजिस्टर ऑफ चेक्स रिसीव्ड एंड एडजस्टेड, समझे? तो जो आपने चेक लिया है सबको उसमें एक डे में पूरा एंट्री कर देंगे और एंट्री कर लेने के बाद में उसका जो फाइनल टोटल होगा वो चेक कैशबुक में एंट्री करेंगे। तो ये वाला फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन है जो कि 6.3.2 का नोट 2 है, समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट 2, इसको कोई पढ़िए। When checks accepted from private individual are dishonored on presentation to the bank, the original entries on both sides of the check should be written by minus entries. Yes. इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट पार्टी एक कॉन्ट्रैक्टर ने आपको पैसा दिया, जैसे आपका जो गवर्नमेंट चेक है उसका डिजोनर होने का गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का चेक होने का गुंजाइश बहुत ज्यादा है, समझे? पर नियम क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर का चेक है, जैसे आपको मिला आप तुरंत इसकी एंट्री दोनों साइड में करते हैं, करते कि नहीं? जिसने कैशबुक लिखा वो जानता है कि उसको दोनों साइड में एंट्री करनी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर में जब चेक आता है आपको, अभी मैंने तो दिखाया आपको कि आपने 1054 रिसीट साइड में एंट्री किया और 8782 रेमिटेंस साइड में एंट्री किया, मतलब पेमेंट साइड में। अभी क्या हुआ, वो डिजोनर हो गया, डिजोनर हो गया तो आपको यहाँ भी माइनस एंट्री करनी है और यहाँ भी माइनस एंट्री करनी है, समझे? ये क्वेश्चन आपको घुमा के पूछेगा कि अगर प्राइवेट पार्टी का चेक बैंक में प्रेजेंट होने के बाद में डिजोनर हो जाए तो आप लोग क्या करेंगे? डेबिट साइड में माइनस एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में माइनस एंट्री करेंगे, बोथ साइड में माइनस एंट्री करेंगे या अनएडजस्टेड छोड़ देंगे?
तो यहाँ पे ये क्वेश्चन घुमाता है, इसके लिए आपको मैंने पॉइंट करके बताया है। ठीक है, हेलो, हाँ जी सर, ठीक है। यस सर। सर इसमें स्टेट वाले में भी सेम अप्लाई होगा ना सर? सेम 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 सेम। तो ऑल टाइम माइनस एंट्री। हर जगह, ठीक है ना। एक और पॉइंट है जो 6.3.4 है, उसमें कह रहा है क्या कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है जो कि मनी का इंचार्ज नहीं है और अगर वो कैश रिसीव करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट एट एक्सेप्शनल टाइम, तब क्या करेगा? ही शुड नॉट मिक्स इट अप विद द इम्प्रेस्ड और एनी अदर कैश इन हिज चार्ज। समझ गए? जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर अगर वो टूर पे है और उनको एक कैश रिसीव कर ले किसी कॉन्ट्रैक्टर से या नगद ही रिसीव कर ले, तो वो इम्प्रेस्ड के साथ उसको मिक्सअप नहीं करेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको ध्यान देने के जैसा है। ठीक है, वो चुपचाप चलाएगा, डिवीजन में जमा करेगा। तो हम लोग 6.3.5 तक देख चुके हैं और हम लोगों को रिसीट के बारे में जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन था वो सब पता चल गया है। रिसीट के बारे में अगर किसी को कुछ और पूछना है तो आप लोग पूछिए प्लीज। सर ये अदरवाइज पेमेंट कर देंगे। हाँ बोलिए। 77 क्रेडिट जो है वो 8782 चालान रहेगा क्या कि चेक रहेगा? चेक रहेगा, क्रेडिट चेक रहेगा, क्योंकि कैशबुक में डेबिट चेक है। हाँ सर। जैसे देखिए, जब आप किसी को चेक से देते हैं ना, जब आप चेक देते हैं तो वो पेमेंट नहीं माना जाता है, वो रिसीट माना जाता है। ये ठीक वैसा ही है, क्योंकि पेमेंट तो ट्रेजरी कर रही है ना। यस सर। इसको ऐसे समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अमूमन हम लोग किसी को चेक देते तो हम लोग पेमेंट मानते कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन आपने चेक जो दिया है, ठीक है, वो आपने 1 लाख का चेक नहीं दिया है, जबकि खर्च आपने 1 लाख बुक किया है। जी सर। तो जब आपने खर्च 1 लाख बुक किया है तो आपने 1 लाख का खर्चा दिखलाया है, और जो टीडीएस काटा है वो और जो चेक का पेमेंट किया वो दोनों रिसीट साइड में लिया है। तो चेक से जो हम लोग पेमेंट करते हैं ना कैशबुक के हिसाब से, वो रिसीट है, पेमेंट नहीं है। 8782 के हिसाब से वो पेमेंट है। जी सर। क्लियर समझ रहे हैं? जी। चलिए अब हम लोग आते हैं पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में रिसीट साइड से थोड़ा लफड़ा कम है, हम लोग उसको देख लेते हैं कि क्या है उसमें। ठीक है, तो पेमेंट साइड में ये कहा गया है कि जितना भी पेमेंट होगा आपको चेक ड्रॉ करके ही करना है, नगद पेमेंट करने से बचिए। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है। जैसे कि मास्टर रोल का पेमेंट करना तो आपको नगद पेमेंट करना होगा। ठीक है, कंटिजेंसी, ऑफिस कंटिजेंसी के पेमेंट आपको नगद करने होंगे। कुल मिलाकर के दिमाग में यही रखना है कि आपको जहां तक संभव हो सके चेक से पेमेंट करना है, नगद पेमेंट करने से बचना है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? 6.4.1 यानी 6.4 और देख रहे हैं पेमेंट। तो चेक से पेमेंट करना है, पहली बात। डीडी से पेमेंट करने से बचना है, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि स्टोर्स की सप्लाई के मामलों में हम लोग बैंक ड्राफ्ट से भी पेमेंट करते हैं। वो लिखा हुआ 6.4.2 में, इट इज आल्सो परमिसिबल टू मेक पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ स्टोर्स बाय ऑब्टेनिंग बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, एट द लेटर्स रिक्वेस्ट। क्लियर है? हेलो जी सर। इसका जो नोट है ना, नोट से एक नया ही कहानी चालू हो गया। नोट से, इसी का नोट से वो कहानी क्या है, एक बार जरा 6.4.2 का जो नोट पढ़िएगा, खाली नोट पढ़िए ना, आगे का कहानी हम अपने बता देंगे। पढ़िए एक बार नोट। For instructions regarding making payments for stores obtained by direct order from private firms and individual abroad, in regard to article obtained by placing direct orders on firms or individual in the United Kingdom, United States of America, or any other foreign country, payment shall be arranged in accordance with the following as per the provisions of Rule 129 of CGA RP Rule 1983. बस वही रुक जाइए। इसका मतलब कि जो आप मटेरियल सप्लाई लेते हैं विदेश में, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि रूल नंबर 129 ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रूल में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 129 आप लोग एक बार कोई खोल करके देखिए, और मैं पढ़ता हूं या आप पढ़िए, जो भी पढ़ना चाहें। रिसीट एंड पेमेंट रूल का रूल 129, बस यहीं के बाद मैं कहानी पूरी सुना दूंगा। ठीक है, यहां तक एक बार देख लीजिए।
कोई स्टोर, वो भी डायरेक्ट ऑर्डर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, डायरेक्ट ऑर्डर ऑन फर्म, ठीक है, और इंडिविजुअल इन द यूनाइटेड किंगडम, माने कोई सप्लायर से आप नहीं ले रहे हैं, समझे कि नहीं, आप ले रहे हैं नहीं, हाँ सप्लायर नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहे हैं, तो सप्लायर ही है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑर्डर ऑन फर्म और इंडिविजुअल इन द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका और एनी अदर कंट्री, यानी केवल यूके यूएस नहीं है, किसी भी दूसरे देश की बात हो रही है, ठीक है। तो 129 लिख रहा है, मैं पढ़ूं, आप लोगों ने खोल के देख लिया है? हेलो, ठीक है, मैं ही पढ़ता हूं। 129 ऑफ रिसीट एंड पेमेंट रूल। अभी रिसीट एंड पेमेंट रूल किसने खोला था, वो पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं क्या सर? आप बिल्कुल पढ़िए, आप लोग पढ़ेंगे तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं ना। In regard to article obtained by placing direct orders on firm or individual in the United Kingdom, United States of America, or any other foreign country, payment shall be arranged in accordance with the following. नंबर 1 है, अगर मुझे देख देखिए, मेरा पढ़वाने का मकसद था वो ये था कि देखिए लैंग्वेज सेम टू सेम है या नहीं। जी सर। कॉपी पेस्ट ही है, कॉपी पेस्ट ही है, समझे? तो जहां भी आपको रेफरेंस दिया गया है ना, आप समझिए कि एक बार अगर उस पन्ने को पलटने की जहमत उठा लेंगे तो आप पाएंगे कि आधी किताब तो आपने सीपीडब्ल्यूए में पढ़ ली है। तो जब मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि विच बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई टेल देम कि सीपीडब्ल्यूए जो है सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वेरी मोटा बुक और ये सबको कवर कर लेता है, समझे? तो सीपीडब्ल्यूए अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो बाकी चीजों को आप अपने आप समझते चले जाएंगे, ठीक है? जी सर। हेलो, जी और सर। इसके आगे जो भी लिखा हुआ है ना, वो सब 6.4.2 में लिखा हुआ, 1 2 3 करके हूबहू, ठीक है? तो इसमें क्या लिखा मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि आप उसको पेमेंट करिएगा, ठीक है, और उसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का हाथ रहेगा, और उसका जो पाओ जो होता है ना, उसके माध्यम से वो पेमेंट जाएगा, ठीक है? और जो पाओ के माध्यम से पेमेंट जाता है वो 8782101 पाओ सस्पेंस ना 8658101 क्या होता है? 878 का 101 होता है क्या जी? ना ना, 865800101 ये है पाओ सस्पेंस, समझे कि नहीं? किसी को याद आ रहा है, हाँ या ना? जी सर। देखिए, मैं आज इस वीडियो में अरुण पराशर जी अगर हैं तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद में उन्होंने मेरी एक गलती ढूंढ करके निकाली। तो आई रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम। दिस इज नॉट बिकॉज ही फाउंड माय मिस्टेक, दिस इज द मेन पॉइंट व्हिच इंडिकेट्स हाउ हिज फोकस वाज, कितना फोकस था उनका, जबरदस्त। तो इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप लोग भी मेरी कुछ गलती निकाल करके मुझे इंटीमेट करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस बात का सबूत होगा कि आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो थैंक टू हिम। तो नाउ वी आर मूविंग। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि पाव सस्पेंस में किसका, तो एक तो सीपीडब्ल्यूडी का होगा और एक फॉरेन मिनिस्ट्री का होगा। तो फॉरेन मिनिस्ट्री के वो माध्यम से आएगा, पहले उसके पास आएगा, फिर वो हमारे पास ट्रांसफर करेगा, फिर हम लेंगे, हम पेमेंट भी उसी के माध्यम से करेंगे, ठीक है? यहाँ पे एक बात हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए कि स्टैंडिंग अरेंजमेंट है कि आपको उसको पेमेंट करना है, ठीक है, तो उसको आप सीधे बैंक के माध्यम से उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको कि यहाँ पर टर्म दिया गया है टेलीग्राफिक ट्रांसफर। इसका मतलब है एनईएफटी नेफ्ट कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं। अब हो सकता है कि नेफ्ट और आरटीजीएस विदेश में कुछ ही और टर्म में जाना जाता होगा, मुझे एक्चुअली बैंकिंग टर्म को उतना पता नहीं है, पर यहाँ जो वर्ड यूज किया गया वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ठीक है ना? तो पेमेंट के लिए आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफर मिल सकता है, राइट? उसके लिए लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका जो पॉइंट नंबर 3 है वो पढ़िए एक बार जरा। वेयर सप्लाई ऑर्डर और ऑर्डर इन रिगार्ड टू एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर इन्वॉल्व्स हेवी पेमेंट, अगर हेवी पेमेंट इन्वॉल्व है with a specific payment schedule clause therein, usually a letter of credit is open in a favor of foreign supplier through the accredited bank of the Ministry of Department concerned. Alternatively, payment could also be arranged by telegraphic bank transfer
from India directly into the pre-specified bank account abroad as soon as completed invoice and all relevant documents as required by the terms and contract as received in the ministry. Clear? कहने का मतलब यही है कि आप उसका मिनिस्ट्री जो आपका डिपार्टमेंट है वो क्लियर कर सकता है और सीधे उसको पेमेंट भी करवा सकता है जो कि विदेश में है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके आगे उसमें ऐसा कुछ बात नहीं है जो कि स्पेशल हो। 6.4.3 को कोई पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेमेंट के रिगार्ड। 6.4.3 Sir, before that, can I ask one question? हाँ बोलिए। What mistake he discovered, sir? अरुण जी ने आपका कौन सा वीडियो मिस्टेक बताए थे? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कौन सा मिस्टेक बताए थे अरुण जी ने? आपका मिस्टेक कोई डिस्कवर किया उन्होंने? मैंने एक यही रिसीट का फॉर्म बता दिया था गार 3, जबकि वो गार 3 ना होकर के CPWA 3 था। तो मैंने अपने एक वीडियो में उसको गार 3 लिख दिया था, इसी का रिसीट का है, ठीक है। चलिए 6.4.3 मैं ही पढ़ देता हूँ, आप लोग मत पढ़िए। मैंने एक बार दो बार कहा आप लोगों से पढ़ने के लिए। सर पढ़ लेता हूँ। पढ़िए। As a rule, no check should be drawn until it is intended to be paid away, and checks drawn in favor of contractor and other should be made over to them by the disburser director. But the disburser may बस अब उसका नोट भी पढ़ लीजिए, तब दोनों मिला देंगे तो समझ में आ जाएगा। It is a serious irregularity to draw checks and deposit them in the cash chest at the close of the financial year for the purpose of showing the full amount of grant utilized. ठीक है, हो गया। अब मतलब क्या मैं बताता हूँ। एक डीडीओ है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक डिविजनल अकाउंटेंट है, दोनों चेक पे साइन करता है। चेक पे साइन करता है तो कब करेगा ये उसमें बताया गया है। मेरे पास में किसी कॉन्ट्रैक्टर ने या सप्लायर ने एक बिल प्रोड्यूस किया, उस बिल की हमने जांच की, उस जांच में हमने सही पाया, C&P लिखा और उसके बाद हमने उसको पेमेंट करने के लिए चेक पे साइन किया। यहाँ शर्त ये है कि किसी को पेमेंट करने के लिए ही आप चेक साइन कर सकते हैं, अपने कैशिंग चेस्ट को भरने के लिए चेक आप साइन नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमको आज मन किया, कोई बिल नहीं आया है, आज मन किया चलो जरा 1 लाख रुपए निकाल करके कैशिंग चेस्ट में रख लो तो जी, ये इरेगुलरिटी है, सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड है, कहीं यहाँ लिखा हुआ है सीरियस इरेगुलरिटी टू ड्रॉ चेक्स एंड डिपॉजिट देम इन द कैश चेस्ट। और खासकर कब? एट द क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका भी मतलब हम आपको बता देते हैं कैसे, तो देख लीजिए 31 मार्च, समझे। और आपको एक टर्म हमने बताया हुआ है C2G और C2B, किसी को याद है ये क्या टर्म है? किसी को याद है? हाँ, Close to government, close to balance. Close to government, close to balances. बिल्कुल सही। क्लोज टू गवर्नमेंट होता है और क्लोज टू बैलेंस होता है, ठीक है ना। इसमें मैंने बताया है कि जितने भी सर्विस हेड होते हैं तब इसमें आते हैं, और जितने भी DDR हेड होते हैं सब इसमें आते हैं। ये चलता रहता है साल दर साल, ये वाला क्लोज टू बैलेंस होने की वजह से साल दर साल चलता रहता है। पर ये जो होता है 31 मार्च को लैप्स कर जाता है, इसी वजह से, क्योंकि ये लैप्स कर जाता है, इसका नाम C2G लिखा गया है, क्लोज टू गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्लोज हो जाता है अपने आप, जीरो बैलेंस हो जाता है। पर यहाँ क्लोज टू बैलेंस में यहाँ बैलेंस जीरो कभी नहीं होता है, क्योंकि ये क्लोज टू गवर्नमेंट होता है। तो आपके पास में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, 1 लाख रुपया, और 1 लाख रुपया आप खर्च कर ही नहीं पा रहे, नहीं खर्च कर पा रहे, तो आपको क्या करना होगा? 31 मार्च को अगर आपने कोई अनयूज छोड़ दिया, अनयूटिलाइज छोड़ दिया, तो वो सब अपने आप लैप्स कर गए। अब क्या कर रहे हैं आप? उससे बचने के लिए आपके पास 2 तरीका है। एक तरीका तो ये कि समय रहते तो सरेंडर कीजिए, सरेंडर कर दीजिए भाई, उसको, उस पैसे को कहीं दूसरी जगह पे यूटिलाइज किया जा सकेगा। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को अगर अपने ही डिवीजन में किसी दूसरे डिवीजन में लगेगा कि हम काम
करवा सकते हैं, या पेमेंट करना बाकी है तो वो पैसा वहां चला जाएगा। सुपरिटेंडेंट को नहीं लगेगा तो चीफ के पास जाएगा पैसा, तो चीफ को लगेगा कि मेरे अंडर में बहुत सारे डिवीजन है, उसमें से किसी में खर्च हो सकता है, वहां उसको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इसको रीएप्रोप्रिएशन कहते हैं। एक तो तरीका ये है। अगर आप रीएप्रोप्रिएशन से बचते हैं, और वो क्या करते हैं, इतने का चेक ड्रॉ कर लेते हैं, चेक ड्रॉ करके नगद निकाल लिया, अब C2G में आपका जीरो बैलेंस दिख रहा है, समझे कि नहीं, और आपका कैशिंग चेस्ट में 1 लाख रुपए दिख रहा है। हालांकि कैशिंग चेक में दिखने के बावजूद भी आपका क्लोजिंग बैलेंस में तो दिखबे करेगा। इसी वजह से 31 मार्च को जो भी अकाउंट आता है, मार्च का एनुअल अकाउंट, हम उसमें सबसे पहला चीज देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस नील है, जीरो है या नहीं है। अगर क्लोजिंग बैलेंस नील नहीं है, क्योंकि बहुत डिवीजन का होता है, समझे कि नहीं, हम उसका गर्दन दबोच लेते हैं। तुम्हारी मजाक कैसी क्लोजिंग बैलेंस नील नहीं होने की, समझने बात को, हाँ कि ना? यस सर। यही है फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप इस पैसे को चेक ड्रॉ करके कैशिंग चेस्ट में नहीं डाल सकते हैं। कैशिंग चेस्ट में डालिएगा तो ये पैसा लैप्स नहीं हो पाएगा ना, समझे? उससे बढ़िया आपका तरीका क्या है, सरेंडर कीजिए। लेकिन सरेंडर करने में समस्या क्या है, क्यों आखिरकार लोग ऐसा करते हैं, इसको निकाला और कैशिंग चेस्ट में डाला। जैसे आप पैसा सरेंडर करते हैं ना, ठीक है, तब तक तो ठीक है, टाइम पे आपने सरेंडर कर दिया, और नहीं सरेंडर कर पाए, भूल गए, किसी वजह से आपका पैसा आपके पास पड़ा रह गया, तो आपको शो कॉज हो जाता है। कारण बताइए, काहे पैसा पड़ा रह गया? अनयूटिलाइज्ड फंड पे सबसे ज्यादा ऑडिट पारा लिखे गए हैं। तो PC16 वालों, हे ऑडिट के महाप्रभु, आप लोग सब लोग इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। 31 मार्च का जो अकाउंट है, एनुअल अकाउंट, उसमें किसका CB जीरो नहीं है, नॉट जीरो। अगर नहीं है तो गर्दन दबोच लीजिए, इतना दम दम के पारा लिखिए ना, इसमें बाप बाप करने लगते हैं, समझ गए? इसीलिए सारी मिनिस्ट्री कोशिश करती है कि एक्सपेंडिचर पूरा हो जाए और फंड खत्म हो जाए मार्च तक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक है 6.4.4 पेमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल नहीं लिखा हुआ है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसा आपको पेमेंट करना है तो भैया उसके अकाउंट में आप डाल सकते हैं डायरेक्ट। एक तरीका उसको आप चेक दे दीजिए, हैंड ओवर कर दीजिए, लेकिन जब वो चेक लेगा ना तो वो 2 जगह पे आपको एक्नॉलेजमेंट देता है। एक तो MB में लिखना पड़ता है उसको कि इसका पैसा हमको चेक मिल गया, समझे, साइन करना पड़ता है रिसीव। और दूसरा, जो जिस बिल के अगेंस्ट में उसको पैसा मिलता है, बिल के पीछे भी लिखना पड़ता है। 2 जगह उसकी एंट्री होती है, उसको पैसा मिल गया, सो दैट वो एक तरह से हमारे पास में कंफर्मेशन होता है कि उसको पैसा मिल चुका है। हम उसको चेक देते हैं, एक तो चेक हाथ दे सकते हैं, ऐसा चेक लोग लेके जाता है, और चेक का अपना एक रजिस्टर भी होता है जिसमें वो साइन करता है। 3 जगह वो साइन करता है, कहाँ पे, MB के पीछे, कहाँ पे बिल के पीछे, कहाँ पे चेक रजिस्टर में। लेकिन हकीकत ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से आप जाइएगा तो आप नहीं पाइएगा कि MB और बिल के पीछे उसका एक्नॉलेजमेंट है। हाँ, चेक रजिस्टर में एक्नॉलेजमेंट रहता है, लेकिन इसको बहुत लापरवाही से छोड़ दिया जाता है। उसके बारे में भी आप लोग चाहे तो ऑडिट नोट उठा सकते हैं। खैर, एक तो तरीका ये है कि वो चेक उठा के ले जाए, दूसरा तरीका ये है कि वो कहे कि मेरे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसी स्थिति में जब सेकंड वाला पोजीशन आ जाए कि हम बोले कि हमको बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर दीजिए, उसको एक एक्सेप्टेंस देना पड़ता है, समझे, टू द कॉन्ट्रैक्टर्स ओन एक्सेप्टेंस ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट मेड आउट एज बीइंग ड्यू टू हिम बाय गवर्नमेंट or his signature on the bill or the other claim referred against the government before settlement of the account or claim by the payment to the said bank। इसका मतलब क्या है कि ये अकाउंट करेक्ट है कि नहीं है, उसके लिए उसको फाइन करना पड़ता है कि हाँ भैया ये अकाउंट करेक्ट है, ये इसमें एंट्री है, समझे कि नहीं, और बिल में तो उसको फाइन करना ही है, इसमें भी लिखा हुआ है। तो ये बहुत सिंपल था लेकिन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बच गया आपके पास में 2 चीज, 6.4.5 का बिल और 6.4.6 का वाउचर, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि बिल और वाउचर सारे का सारा जो होता है वो उसी के आधार पे ही पेमेंट होता है, राइट। तो इसमें ये जो बिल में लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको लेकर के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल जो होता है, जैसे आपके पास में 3-4 तरह का बिल है, जैसे एक होता है आपका FNF बिल, तो बताएगा फॉर्म नंबर फर्स्ट एंड फाइनल 24 होता है, तो 22 कौन सी होता है, ठीक है। RA 26 26 HR 28
लमसम 27, 7A, 27B, 27A, बी और बी दोनों होता है, अलग अलग है लेकिन है दोनों, ठीक है ना। इतने सारे बिल हैं, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपका सीपीडब्ल्यू का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म है उसी में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी ने प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में बिल प्रेजेंट नहीं किया है तो उसका पेमेंट होगा कि रुक जाएगा? होगा सर। होगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, उसका पेमेंट होगा। समझ में आई लेकिन बात? वो ऑथराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर के उस पे होगा सर। जैसा भी होगा, कहे का मतलब है कि आपको अगर उसका प्रेस्क्राइब फॉर्मेट नहीं भी मिला है तो भी आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है ना। सर यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है वो भी तो है ना सर, कुछ जैसा 21 और 22। कौन सा वाला है? 21 और 22 देंगे। क्या वाला? एक तो कुछ नहीं मिलता तो सर 28 में देते हैं ना सर, हैंड रिसिप्ट बिल में देते हैं ना सर। किसमें किसमें देते हैं? HR में। HR में तो देवे करते हैं, माने ये भी तो आखिरकार आपका प्रेस्क्राइब फॉर्म हुआ ना। लेकिन HR तो आप खुद बनाते हैं, उसके तरफ से जो बिल आता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से जो बिल आता है वो तो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं हुआ तो भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सर ये सारे तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है ना सर, ये 24, 28। बिल्कुल। जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं है वो कौन सा नंबर है सर? मास्टर रोल और ये कैजुअल लेबर रोल है क्या? एनीवन प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं तो कौन सा नंबर रहेगा? वो सादा कागज में लिख के दे दिया, अब करिए पेमेंट उसको। आप कैसे, ठीक है, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है। आप न्यूज़पेपर लेते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। महीने के अंदर न्यूज़पेपर वाले को बिल देता है आपको? हाँ सर। वो कौन सा प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है? वो तो कोई प्रिस्क्राइब फॉर्म नहीं है। चाहे जैसा भी बिल आपको मिल जाए उसमें आपको पेमेंट करना है, समझे। जब बिल ना दे तो HR बिल देगा तो आपको पास बिल तो मिल रहा है ना जी, समझे कि नहीं? सर एक क्वेश्चन था उसमें याद नहीं आ रहा कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म कौन सा नहीं है करके आया था सर क्वेश्चन। हाँ तो हम तो कह ही रहे हैं कि क्वेश्चन है इसके बारे में, हम तो अपने जानते हैं। वाउचर से कैसे शुरू करें? उसका मास्टर रोल शायद आंसर था। नहीं, कैजुअल लेबर रोल आंसर। कैजुअल लेबर रोल में कोई एक फॉर्म नहीं होता है। हाँ, कैजुअल लेबर रोल, राइट। कैजुअल लेबर रोल, ठीक है। मैं बताता हूँ, जो अनपेड वेजेस रह गए ना, अनपेड वेजेस 21A पे रह गए, तो उसका पेमेंट किस पर होगा करके एक फॉर्म था, उसकी बात कर रहे हैं, तो 28 पे था वो। नहीं, जैसे कोई किसी ने बिल दिया ही नहीं है और आपको पेमेंट, झाड़ू लगाने वाला क्या बिल देगा तो बताइए हमको जरा, उसको पेमेंट कीजिएगा, कर दीजिए 4 से पेमेंट, क्या लगता है? हाँ, वो तो सादे कागज पे ही हो जाता है ना। तब लेकिन हम ये कह रहे हैं कि किसी ने बिल दिया, पेपर वाले ने, न्यूज़ पेपर वाले ने बिल दिया और वो बिल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं है, तो पेमेंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? वही तो बात है, और क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो वाउचर का कल से शुरू करेंगे। Thank you for listening me and watching my video. Thank you very much. थैंक यू सर।